बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट के इस नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग फिलहाल बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जो कि हमारा पहला पार्ट था साइकिल्स का, उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में पढ़ा और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ा। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज इस वीडियो के माध्यम से कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तीनों चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तीनों के बिना प्लांट अपने अंदर जो फोटोसिंथेसिस चल रही है या अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पाता है। और इन्हीं के आधार पे जो मिनरल्स हैं, जो गैसेस हैं, इन सब के कारण से ही प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और भोजन का निर्माण होता है। और वह भोजन जिसमें सूर्य से आने वाली एनर्जी आकर फिक्स होती है और उसी एनर्जी पर पूरी मानव सृष्टि है वो डिपेंडेंट है। एनर्जी फ्लो के मॉडल में मैंने आपको बतलाया था, सूर्य से जितनी एनर्जी चलती है उसका केवल 1% पार्ट हमारे इकोसिस्टम में आके स्टोर होता है और 1% जो आके स्टोर हुआ है उसका फिर 10% एक ट्रॉफिकल लेवल से दूसरे ट्रॉफिकल लेवल में जाता है। देखिए एनर्जी का कितना कम फ्रैक्शन, कितनी कम मात्रा, उसी के ऊपर पूरी मानव जाति है वो डिपेंडेंट है। मानव सृष्टि डिपेंडेंट है। 99% एनर्जी हमारे ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है, 1% इकोसिस्टम में आती है और प्लांट में आने के पश्चात प्रोड्यूसर से जब हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स के पास में जाती है केवल 10% जाती है। 90% यहाँ पर यूज कर ली जाती है या हीट के रूप में बाहर निकल जाती है। तो आज का जो वीडियो होगा हमारा वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में होगा और ये आपका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम 3 के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बारे में। फिर वही सिलेबस आपके सामने है। ग्रीन पार्ट वाला टॉपिक है वो हमारा चल रहा है। एक यूनिट कंप्लीट करने के नज़दीक है हम लोग और सारी टॉपिक्स 1 बाय 1 करके हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। एक सीक्वेंस में, एक सीरियल में आप इनको अध्ययन करेंगे, निश्चित रूप से ये आपके सिलेबस को कवर करती चली जाएगी। जो टॉपिक है पहले भी मैंने बताया, ये बायोजियोकेमिकल साइकिल का टॉपिक है आपका। ये स्लाइड मैंने पहले भी आपको दिखलाई है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल एक फॉरेस्ट में किस प्रकार से ऑपरेट होती है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बतलाया है। प्लांट्स ज़मीन से पानी लेकर, सारे मिनरल्स लेकर भोजन का निर्माण करता है। ये भोजन ग्रीन पार्ट में जमा रहता है, ग्रीन पार्ट में बनता है और प्लांट के अलग अलग भागों में जमा रहता है और अल्टीमेट जब ये पार्ट प्लांट से अलग हो जाते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं, माइक्रोब्स लगते हैं। माइक्रोब्स क्यों लगते हैं? क्योंकि उनको भी अपना पेट भरना होता है। अपने स्वार्थ के लिए वो इन लीव्स पर एक्शन करते हैं और अपने भोजन की प्राप्ति से पेट भरते हैं, लेकिन साथ ही इन लीव्स को डिकम्पोज कर देते हैं और वापस ये ज़मीन में मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, ज़मीन से आए हैं और ज़मीन से वापस चले जाते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक। ये है आपकी साइकिल्स के बारे में। जैसा मैंने कहा था, गैसीय साइकिल में हाइड्रोलॉजिकल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोलॉजिकल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और बाकी 3 के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर जो साइकिल है, कार्बन की बात कर रहे हैं, ये बायोस्फीयर, गैसोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड पेडोस्फीयर सब के बीच में एक्सचेंज वो होती रहती है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण साइकिल है ये कार्बन साइकिल और कितने
जो हमारे मंडल है उनमें इनका एक्सचेंज है वो चलता रहता है। ये सबसे बड़ी बात है, वो यहाँ पर हमें मालूम चलते रहनी चाहिए। बड़े पैमाने पर कार्बन जीवों में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है। कार्बन सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में मौजूद है और कुछ अणु जो ऑर्गेनिक नहीं है जैसे कि CO2 और जैव अणुओं या बायोमोलिक्यूल्स की संरचना में इसकी भूमिका प्राथमिक महत्व रखती है। कार्बन कंपाउंड्स में ऊर्जा होती है और मृत पौधों डेड प्लांट्स और एल्गी से इन कंपाउंड में से कई लाखों वर्षों से जीवाश्म हो गए हैं और जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। देखिए यही इसकी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंस है। एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम सा आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस दिखाई दे रही है। कुछ एरो के निशान इधर उधर दिखाई दे रहे हैं। कार्बन का जो सोर्स है वो अलग अलग हो सकते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो सकती है, कोल जैसे अपन जीवाश्म के बारे में बात करते हैं वो इसका सोर्स हो सकता है। निश्चित रूप से प्लांट को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। देखिए इस डायग्राम के माध्यम से भी यही बात है वो बतलाई गई है, अलग अलग सोर्स के रूप में बतलाई गई है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और CO2 बाहर जाती है। यही बात दूसरे प्राणियों से भी होती है। अगर प्लांट के सेंस में हम लोग बात करें तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 को अंदर लिया जाता है, लेकिन जब वहाँ पर केवल रेस्पायरेशन की प्रोसेस चल रही होती है तो प्लांट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और वो भी CO2 को बाहर निकालता है। निश्चित रूप से जब से ये दुनिया बनी है, जब से ये पृथ्वी अस्तित्व में आई है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग तेज़ी से बढ़ गया है। जितनी भी जो भी ये सिविलाइजेशन या क्रांति हुई की शुरुआत हुई है के बाद से पृथ्वी की सीमित जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति की मांग बढ़ी है, जिससे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं और दूसरी बहुत सारी वातावरणीय अवस्थाओं की बात करते हैं। इसीलिए जैसा कि हमने अभी कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड में ये वृद्धि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है और ये दुनिया भर में एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता के रूप में इसके बारे में हम जान रहे हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सनलाइट सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये प्लांट के अंदर स्टोर होता है। और जब ग्रीन प्लांट्स डेड होते हैं और ज़मीन के अंदर गिर जाते हैं या बरीड हो जाते हैं तो ये फॉसिल्स फ्यूल्स में बदल जाते हैं जो कार्बन को बनाते हैं। दीज फॉसिल फ्यूल जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और ये अल्टीमेट कार्बन होता है। और जो एनिमल्स हैं प्लांट को खाते हैं और वहाँ से कार्बन को ऑब्टेन करते हैं जो कि प्लांट के अंदर स्टोर हुआ है और अल्टीमेट ये कार्बन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर वापस रिटर्न हो जाती है जब इन एनिमल्स का और प्लांट्स का डेथ होने के बाद में डिकम्पोजिशन होता है। इस तरह से ये कार्बन वापस एनवायरनमेंट में चली जाती है। बहुत से वे हो सकते हैं और जब से प्राणियों की संख्या बढ़ी है, प्लांट्स की संख्या कम हुई है, तब से ये वातावरणीय जो प्रॉब्लम्स जिसको कि हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जान रहे हैं, तब से ये परेशानी है या जो चिंता की बात है वो हमारे सामने है। इसके बाद में और फॉसिल्स फ्यूल के बारे में बताया गया है, कोल के बारे में बताया गया है, ऑयल के बारे में बताया गया है, जिनको हम कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल पर्पज़ से काम में लाते हैं। फैक्ट्रीज़ में हम लोग इनके काम में लाते हैं और जब इनको जलता है तो निश्चित रूप से कार्बन है वो उसमें होता है और इस तरह से ये वापस है वो रिलीज होकर वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये था कार्बन के बारे में, साइकिल जो चक्र है उसके बारे में। और कार्बन निश्चित रूप से गैस में कन्वर्ट होता है, प्लांट के अंदर स्टोर होता है, क्योंकि
जैसा कि हमने अभी बात की आपके सामने कि जो फॉसिल्स फ्यूल है उनके अंदर कार्बन है वो मस्ट है, और जो भी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं और जितने भी औद्योगिक क्रांतियाँ हुई है उसके बाद से जीवाश्म जो ईंधन है उसकी जो आपूर्ति की मांग है वो लगातार बढ़ती चली गई है, और उसी का परिणाम ये निकला है कि वायुमंडल के अंदर CO2 की मात्रा है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, और उसी का परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे आते हैं नाइट्रोजन साइकिल्स के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता, ग्रहण नहीं करता है। प्लांट नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, और किस तरह से ये क्रम है वो चलता है उसी को हम नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन वातावरण में मौलिक रूप से मौजूद है और इसलिए इसका जीवों द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है नाइट्रोजन को एज सच। नाइट्रोजन का ये मूल रूप कंबाइंड स्टेट में परिवर्तित होता है, जिसमें कुछ बैक्टीरिया द्वारा हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन जैसे तत्व होते हैं ताकि इसे पौधों द्वारा आसानी से उपयोग किया जा सके। नाइट्रोजन निरंतर रूप से सूक्ष्म जीवों की क्रिया से हवा में प्रवेश करता है, जैसे बैक्टीरिया को डीनाइट्रीफाइंग करना और अल्टीमेट नाइट्रिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से चक्र में वापस लौट आना। तो इस तरह से ये एक चक्र है वो लगातार चलती रहती है, और ये एक चक्र के रूप में किस तरह से चलती है ये आपके सामने है। आखिर ये नाइट्रोजन चक्र क्या है और क्यों है? नाइट्रोजन वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में है और DNA और जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण के रूप में सभी जैविक जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है। नाइट्रोजन चक्र एक जटिल जैव रासायनिक चक्र है जिसमें नाइट्रोजन को अपने निष्क्रिय एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूलर फॉर्म के रूप में परिवर्तित किया जाता है जो जैविक प्रक्रिया के लिए उपयोगी होता है, और यही सब इस चित्र के माध्यम से हमने आपको दिखाया। और उसी चित्र का एक सरलीकरण, एक सिंप्लीफिकेशन के रूप में आपके लिए है कि किस प्रकार से ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के जो यौगिक है किस प्रकार से प्लांट इनको लेता है और वापस से वायुमंडल में जाने के पश्चात किस प्रकार से बैक्टीरिया भी इसमें अपना योगदान करते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में प्लांट्स के द्वारा प्लांट यूज करने के बाद में वापस निकलना, किस प्रकार से ये एक चक्र चलता रहता है और ये लगातार अगेन यूज होता रहता है। नाइट्रोजन बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट के लिए, और जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो रोट नूडल्स के माध्यम से जो कि लेग्यूमिनियस प्लांट्स के ऊपर पाई जाती है वहाँ से इसको फिक्स करते हैं और नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं जिससे कि वो प्लांट के लिए उपलब्ध हो सके। और वही चीज़ इस स्लाइड के माध्यम से भी बतलाई गई है कि किस प्रकार से नाइट्रोजन नाइट्रेट में और फिर अमोनिया में कन्वर्ट होती है। अमोनिया भी नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है जिसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है रिड्यूस द नाइट्रोजन को करके अल्टीमेट ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है। डियर फ्रेंड्स, नाइट्रोजन साइकिल के अलग अलग जो प्रोसेस है ये अब आपके सामने है। सबसे पहले हमने लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन मुख्य रूप से एक निष्क्रिय रूप में होती है जो कुछ जीवों द्वारा ही उपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसे नाइट्रोजन निर्धारण नामक प्रक्रिया में ऑर्गेनिक या निश्चित रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए। अधिकांश एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से निश्चित है। सबसे पहले नाइट्रोजन वातावरण में मिट्टी और सरफेस के पानी में जमा किया जाता है, मुख्य रूप से वर्षा के माध्यम से। एक बार सोइल और सरफेस के पानी में नाइट्रोजन परिवर्तनों का एक सेट से गुजरता है जिसके दो नाइट्रोजन परमाणु अलग होते हैं और हाइड्रोजन के साथ अमोनिया बनाने के लिए गठबंधन करते हैं। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा किया जाता है जो 3 व्यापक श्रेणियों में आते हैं। बैक्टीरिया जो कुछ पौधों के साथ सिम्बायोटिक संबंधों में रखते हैं, मुक्त एनारोबिक बैक्टीरिया और एल्गी जैसे कि, और बीन्स जैसी फसलों को अक्सर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। बीन्स का मतलब लेग्यूम्स वाले पौधे। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अन्य यौगिकों के संयोजन के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन अणुओं को अलग अलग परमाणुओं में विभाजित करने के लिए नाइट्रोजनेस के रूप में जाने वाला एंजाइम लगाते हैं।
देखिए किस तरह से प्रकृति नेचर अपना काम करती है और एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया के से गुजरने के बाद में ये सारी चीज़ें हैं वो प्लांट को उपलब्ध होती है। उच्च ऊर्जा निर्धारण की प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रोजन की एक छोटी मात्रा निश्चित होती है जो मुख्य रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट्स में परिवर्तित करने वाली रोशनी स्ट्राइक के रूप में होती है। नाइट्रोजन को मानव प्रक्रियाओं के माध्यम से भी तय किया जा सकता है, मुख्य रूप से औद्योगिक प्रक्रियाएं जो अमोनिया और नाइट्रोजन संवर्धक उर्वरक बनाती है। डियर फ्रेंड्स, ये किस प्रकार से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाए उसके लिए ये पूरी प्रोसेस थी। और उसके बाद में हम चलते हैं नाइट्रिफिकेशन के बाद के पास में। कुछ पौधों द्वारा, कुछ प्लांट्स द्वारा अमोनिया का उपयोग किया जा सकता है। प्लांट्स द्वारा उठाए गए अधिकांश नाइट्रोजन को अमोनिया से जो बैक्टीरिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है, जो नाइट्राइट्स में और फिर नाइट्रेट में कई जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला होता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है और इन बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। ये आपकी सेकंड प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद में हम आते हैं एसिमिलेशन में। विभिन्न रूपों में नाइट्रोजन यौगिक जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया और अमोनियम प्लांट्स द्वारा सोइल से उठाए जाते हैं, जिन्हें तब पौधे और पशु प्रोटीन के गठन में उपयोग किया जाता है। ये है आपका एसिमिलेशन। चौथे में हम लोग आते हैं अमोनिफिकेशन के बारे में। जब प्लांट्स और एनिमल डेड हो जाते हैं या मर जाते हैं, या जो एनिमल्स हैं वो अपशिष्ट को एक्सक्रेट करते, उत्सर्जित करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल में नाइट्रोजन मिट्टी में फिर से री इंटर हो जाती है, प्रवेश कर जाती है, जहां इसे अन्य जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है के द्वारा तोड़ दिया जाता है, जिन्हें हमारे डिकम्पोजर्स कहा जाता है। ये डिकम्पोजिशन अमोनिया उत्पन्न करता है जो तब अन्य जो बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए उपलब्ध होती है। ये है आपकी अमोनिफिकेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन वाष्पीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस आ जाती है, जिसमें नाइट्रेट को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन मुख्य रूप से गीली मिट्टी में होता है, जहां पानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन प्राप्त करना मुश्किल बनाता है। इन परिस्थितियों में, इन सिचुएशंस में कुछ जीवों को डीनाइट्रीफाइड बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, जो एक नाइट्रोजन गैस को उपज के रूप में छोड़कर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन को संसाधित करते हैं। कितनी लंबी प्रक्रिया चलती है, लेकिन एक सतत रूप से चलने वाली ये प्रक्रिया है, इसलिए कंटिन्यूएशन में चलती रहती है और हर वक्त हर चीज़ है वो अवेलेबल होती रहती है। नाइट्रोजन प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सोइल में नाइट्रोजन का उपयोग करने वाले किसानों को बहुत सावधान रहना होता है, क्योंकि पर्यावरण में यह आसानी से खोया जा सकता है, जिससे अस्थिरता, अत्यधिक बारिश के कारण लीचिंग, वाष्पीकरण आदि सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से हैं। ये इकोसिस्टम को, मिट्टी की विशेषताओं को, फसल के पैटर्न को, फर्टिलाइजर्स टेक्निक को और पूरे समग्र कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, इन सब चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, अब तक हम लोग नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ पर हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन जो साइकिल है वो ह्यूमन पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। नाइट्रोजन चक्र पर कई मानव गतिविधियों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जीवाश्म ईंधन को जलाना, फॉसिल्स फ्यूल को जलाना, नाइट्रोजन आधारित जो फर्टिलाइजर्स का उपयोग और अन्य जो एक्टिविटीज़ है वो एक इकोसिस्टम में जो जैविक रूप से उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि कर सकती है। और चूंकि नाइट्रोजन उपलब्धता कई सिस्टम की प्राथमिक उत्पादकता को सीमित करती है, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी में बड़े बदलाव से
जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है, दोनों में नाइट्रोजन साइकिल में गंभीर परिवर्तन हो सकता है। औद्योगिक नाइट्रोजन निर्धारण 1940 के दशक से तेजी से बढ़ गया है और मानव गतिविधियों ने वैश्विक नाइट्रोजन निर्धारण की मात्रा को दुगना कर दिया है। डियर फ्रेंड्स, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नाइट्रोजन के अतिरिक्त प्लांट्स में जो मिनरल्स हैं उनका इम्बैलेंस होना, असंतुलन, वन स्वास्थ्य में परिवर्तन और बायोडाइवर्सिटी में गिरावट का कारण बन सकता है। नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी में वृद्धि के साथ अक्सर कार्बन स्टोरेज में बदलाव होता है और एग्रीकल्चर जो सिस्टम्स हैं में पौधों के उत्पादन में वृद्धि के लिए फर्टिलाइजर्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन आमतौर पर नाइट्रोजन के रूप में अप्रयुक्त नाइट्रोजन मिट्टी से बाहर निकल सकते हैं और नदियों में प्रवेश कर सकते हैं और आखिरकार हमारे पीने के पानी में अपना रास्ता बना सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं ऑक्सीजन साइकिल की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, और एक ऑक्सीजन है वो हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि बतलाया गया है, ये एटमॉस्फेयर में 21% तक हो सकती है और ये चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये एक चक्र है वो आपके सामने चल रहा है, किस प्रकार से ऑक्सीजन आती है, किस प्रकार से वातावरण में जाती है, इसका एक रेखीय क्रम में हम लोग देखना चाहते हैं तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान रिलीज की जाती है और उस ऑक्सीजन को ह्यूमंस और एनिमल्स है वो इनहेल करते हैं, सांस लेने के लिए उसको यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ली जाती है, क्योंकि CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो सकती और वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से लेना और देना एक कंटिन्यूएशन में एक चक्र है वो चलता रहता है। डियर फ्रेंड्स, बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने तीनों के महत्व को समझने का प्रयास किया है, तीनों की जो साइकिल्स है वो पढ़ने का प्रयास किया है। बहुत सी चीज़ें हैं जो डिटेल में जाना चाहते हैं लेकिन समय परमिट नहीं करता है, इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे जो हम आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में क्लियर होगी। निश्चित रूप से ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं वो किसी भी सिस्टम के लिए, भले ही वो एग्रीकल्चर सिस्टम हो, भले ही वो फॉरेस्ट सिस्टम हो, भले ही वो ग्रासलैंड सिस्टम हो, भले ही वो मेराइन इकोसिस्टम हो, कोई भी सिस्टम वो क्यों ना हो, ये सारी जो साइकिल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मिनरल्स के बिना भी साइकिल नहीं चल सकती, जो गैसेस हैं उनके बिना भी ये साइकिल्स है वो नहीं चल सकती। तो ये था आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल का सेकंड वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।